As you know that as the friction is the essential evil. Evil मतलब होता है something सब wrong doers नहीं evil forces में राक्षसी forces या फिर गलत ताकतें। तो क्या कहता है कि friction is a essential evil. फ्रिक्शन के कारण हमारी गाड़ियां हमें ऑलवेज एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है, हमें ऑलवेज पैडल मारना पड़ता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता है हमारी साइकिल रुक ही नहीं पाती, ब्रेक लग ही नहीं पाता, हमारा ब्रेक नहीं लग पाता, हम किल नहीं डाल पाते, हम चल नहीं पाते। ठीक है, तो क्या है लेकिन होता है फ्रिक्शन के कारण क्या होता है मशीन्स के जो अब साइकिल जो चलाते हो तो सब बॉल बेयरिंग लगाता है, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन क्या हो कम हो। ठीक है, लुब्रिकेंट्स लगाता है ताकि फ्रिक्शन क्या हो कम हो। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होगा तब भी काम नहीं चलेगा, है तभी भी है। तो लाइक द सेम से रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारे लिए वर्च्यू भी है और हमारे लिए प्रॉब्लम भी है। ठीक है, रेजिस्टेंस के क्वालिटी के कारण हम लोग उसका इस्तेमाल हीटर में कर लेते हैं किसी वायर का। ठीक है, और रेजिस्टेंस के कारण हमारा पावर लॉस भी होता है। ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि जहाँ पावर लॉस नहीं हो वहाँ रेजिस्टेंस क्या करें, कम करें। हमारे पास एक मटेरियल है जिसका नाम है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। मतलब एक बार करंट दे दिया तो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए क्या होगा, फ्लो होते रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स के लिए क्या होगा, फ्लो होते रहेगा। लेकिन दिक्कत ये है, सुन रहे हो, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, जीरो। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जीरो। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता। जो तुम फ्रांस या जापान में जो बुलेट ट्रेन की बात करते हो, इसको कहते हैं एवेल्टी ट्रेन, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन। वो ट्रेन पटरी पर चलती नहीं है, लगभग 6 इंच ऊपर उड़ती है। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं उड़ती है, हवाई जहाज की तरह नहीं उड़ने लगती है। ठीक है, थोड़ा सा पटरी से क्या होता है, 6 इंच ऊपर रहती है। और नीचे जो है ना, हम लोग उसका टेम्परेचर घटा के रखते हैं ताकि वो मटेरियल जो है ना सुपर कंडक्टिंग मटेरियल रहे। ठीक है, तो वो हाई कॉस्ट है। ठीक है, ये उसके लिए अलग ट्रैक होता है। तो मतलब कहने का मतलब होता है कि हमारे पास एक मटेरियल ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट है। जिस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है उसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। अलग बात। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अलग है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज combination of resistance। ये पहला रेजिस्टेंस है इसका, ये है, ये R1 है, ये R2 है, क्या ध्यान रखिएगा। यहाँ तो वोल्टमीटर लगाया है, फिगर लो, प्रॉपर फिगर लो, देखो ना, V1 है, V2 है, V3 है, V है, ठीक है, पता और बढ़ा दो, लगा दो मीटर। ये रेजिस्टेंस, ये वी वाई है, ये सी वाई है। ध्यान से रखो, जैसे कि तुम अपने टॉर्च लगाओ, बल्ब बनाओ,
लोला। देखिए रेजिस्टेंस R1 है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब होता है क्या, एक को एक लाइन से जोड़ दी। जैसे तुम टॉर्च में बैटरी डालते हो, बैटरी डालते क्या होता है, पहला डाले, यानी बैटरी में क्या होता है, पहले का बैटरी ये पॉजिटिव टर्न होता है, ये नेगेटिव टर्न होता है। दूसरे का क्या लाए, दूसरे का फिर पॉजिटिव जब बता दी, फिर क्या है नेगेटिव रखेंगे, फिर क्या किए, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ भी R1 क्या देख रहे हो, आई करंट है, यहाँ आया, जैसे वाटर का डिवीजन होता है, उधर मत देखो, दैट्स बोर्ड आई का, अगर आई करंट है और वाटर का फ्लो करता है, चलो वाटर और करंट को तुम एनालॉगी मान सकते हो। जैसे वाटर का फ्लो करता है, कोई डिवीजन है, कोई ब्रांचिंग है इसमें, ब्रांच है क्या, जैसे पानी अगर ब्रांच नहीं है, पाइप है, तो जितना पानी यहाँ निकलेगा उतना ही पानी यहाँ निकलेगा, एनालॉगी प्लस जितना करंट यहाँ है उतना ही करंट क्या है यहाँ है। तो आई इज द करंट flowing through it. So I is same throughout the circuit. Electric current is same throughout the circuit. But potential difference is Same. different. What is different? Different. Here is V1, here is V2, here is V3. But again here is V. यहाँ पर आकर फिर V हो जाता है। तो V इक्वल टू क्या हुआ? ये इसके बीच का V है। V इक्वल टू क्या हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3। V को क्या लिख सकते हैं? अगर R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है कि मान लो कि 4 बच्चे 2 बड़े आदमी के बराबर काम कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 चाइल्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 चिल्ड्रन। Here is the R is the equivalent. R क्या? R is the equivalent resistance of, अगर ये तीनों ना होता, अकेला कोई एक रेजिस्टेंस होता, तो जो वो कर सकता था, दैट्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो R1, R2, R3 मिलकर कर सकता। R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसको क्या लिखेंगे, V क्या लिखेंगे, I इंटू R, ये क्या लिखेंगे इसको, I इंटू R1, ये क्या लिखेंगे, I इंटू R2, I इंटू क्या लिखेंगे, R3। तो I R इसको कॉमन ले लो, क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I1 कैंसिल आउट, देन R इज हाउ मच, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या लिखा है इसमें, देखो, इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें से इसमें देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, current, electric current is same. Electric current is same throughout the circuit. Electric current is same throughout the circuit. Electric current is same throughout the circuit. But potential is different. At different resistance. Yeah, potential is different at different points. Potential is different at different points. पोटेंशियल क्या होता है इसमें, डिफरेंट होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। अब मान लो कि यू हैव, अब यहां निकालो, ये मान लो कि R1 इज इक्वल टू R क्या हो, R प्लस R1 प्लस R2. If R1 is equal to 2 ohm and R2 is equal to 3 ohm, then equivalent resistance is how much? 5 ohm. ये वो सीरीज कॉम्बिनेशंस। चलो हटाए,
वो सर वाले है? Translate combination of resistance. देखो यहाँ आई करंट है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है, R3 इससे हो गया I1 गया, इससे क्या हो I2 गया, इससे क्या I3 गया, और तीनों फिर मिलके क्या होगा, ये निकलेगा I क्या देख रहे हो इसमें? देख रहे हो कि जैसे आई करंट इधर चला, यहाँ 3 ट्रांजिशन हो गया, क्या I1 इसमें फ्लो चला गया, I2 इस ओर चला गया, I3 क्या हुआ इधर से ओर चला गया, और फिर इस पॉइंट पर आके क्या होगा, तीनों मिल गया, मतलब I क्या हो गया, I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू I1 I2 प्लस I3, ठीक है। अगर I1 कोई पूछे तुमसे I1 क्या होगा, I1 क्या होगा V बाय ये V क्या है, तीनों का पॉइंट सेम है, ये और V क्या है, तीनों में सेम है, इस पॉइंट पर तीनों का कौन पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, तीनों का तीनों कौन पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, करंट में चेंज होगा, करंट में क्या होगा ब्रांचिंग, तो I क्या हो, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाय गुड, I2 क्या लिख सकते हैं इसको, V बाय R2, I3 क्या लिख सकते हैं, V बाय, अब I इक्वल टू क्या हो, I इक्वल टू I1 I2 I3, I क्या हो V बाय R, R क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये क्या हो V बाय R1, ये क्या हो V बाय R2, ये क्या हो V बाय R3, तो क्या हो गया 1 बाय R, इसका तो क्या होगा 1 बाय R2 1 बाय R3, तो R 1 बाय R क्या होगा, क्या होगा R1 R2 R3, इसमें क्या हो जाएगा R2 इंटू R3, इसमें क्या होगा R1 इंटू R3, इसमें क्या होगा R2 R1 इंटू R2, ठीक है, एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले क्या हुआ R1 R2 R3 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, सिंपल मैथमेटिक्स है, हम R1 R2 इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ये दोनों बचे
इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, R1 R3 बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, R1 R2 बचेगा। अब इसको R1 क्या होगा, R1 होगा R1 और 2 R3, नीचे क्या होगा R1 इंटू R2 प्लस R1 R2 इंटू R3 प्लस क्या होगा R1 इंटू R2 R3। अगर मान लो कि दो रेजिस्टेंस है तो R क्या होगा, R से क्या होगा R1 इंटू R2 और डिवाइडेड में क्या होगा R1 प्लस R2। अगर दो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या होगा तो क्या करोगे, इसको क्या करोगे 4 इंटू 2 नीचे क्या 4 प्लस 2 क्या होगा 8 बाय 6। हो गया। देखो एक चीज याद रखना, अगर सीरीज रेजिस्टेंस हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगा अधिक होगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों के रेजिस्टेंस से क्या होगा कम होगा। मान लो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम, एक का 4 एक का 2 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग 1.3 वोल्ट्स हो। ऐसा समझ में नहीं, ऐसा समझ में तुम्हारे पास हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास क्या फार्मूला है, फार्मूला है क्या 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक है 4 एक है 2, तो क्या करोगे 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 क्या होगा, इससे 4 हुआ 4 तो क्या हुआ 1 हुआ, ये क्या हुआ 3 हुआ 2 हुआ क्या हुआ 3 बाय 4। R इक्वल क्या हुआ 3 बाय 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R इक्वल टू 3 बाय 4, तो R इक्वल क्या होगा 4 बाय 3, दैट इज क्या होगा ये 1 इंटू 3। क्या देखते हो, ये जो रेजिस्टेंस हुआ ये 4 से भी कम हुआ और 2 से भी कम हुआ, मतलब अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या हुआ कम हुआ। लास्ट इलेक्ट्रिक पावर। तुमने अपने बल्ब पर लिखा होगा, बल्ब पे लिखा होगा कि वोल्टेज इक्वल टू 220 वोल्ट और पावर इक्वल टू क्या लिखा 50-60 वाट लिखा देखा होगा तुमने अपने, या फिर 100 वाट या 10 वाट, ठीक है। तो क्या होता है P इक्वल टू क्या, पावर रेट ऑफ पावर क्या होता है, रेट ऑफ यूजिंग द एनर्जी। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू पावर इक्वल टू रेट ऑफ यूजिंग या कंज्यूमिंग एनर्जी, रेट ऑफ यूजिंग और कंज्यूमिंग। ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है, P पावर, पहले इसके पहले एक मिनट चलो बाद में पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। H क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू R, प्रोपोर्शनल टू T। क्या हुआ, H क्या हुआ I स्क्वायर R T, ठीक है। इसको क्या समझते हैं, ए नोट 4-5 अलग होता है, क्या बोलूं इसका थोड़ा H इक्वल I स्क्वायर RT, I स्क्वायर I इंटू R इंटू T लिख सकते हो। I ये क्या होगा VI T लिख सकते हैं ना, इसको VI T लिख सकता है ना, H को I स्क्वायर RT लिख सकते हैं, H को VI T लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं इलेक्ट्रिक पावर क्या
पावर इक्वल टू h बाई टी। अब लिखो रेट ऑफ यूजिंग द पावर, रेट ऑफ यूजिंग द पावर P इक्वल टू क्या हुआ, h i t डिवाइड बाय t, t कैंसिल आउट, सॉरी v i t, P इक्वल टू क्या होगा v इंटू i, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हाउ मच। तुझसे पूछ सकता है वो कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक बल्ब है, इसके पास क्या है, वाट कितना है, वाट इज ए यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर, 1 watt इक्वल टू हाउ मच, 1 watt इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, 1 किलोवाट हाउ मच, 1000 जूल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में तुम 1000 जूल यूज कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, या तुम्हारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहा है। तुम्हारा इलेक्ट्रिक आयरन कहते हो कि इलेक्ट्रिक आयरन हमारा 1 किलोवाट का है, तो मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में वो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब वही 1 किलोवाट आवर, देखो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, Yes, sir. what is 1 kilowatt hour, how much joule, 1 kilowatt hour, 3.6 into 10. good, very good, 1 kilowatt hour, 1 kilowatt पहले 1000 watt, 1000 watt into 1 hour, 1 hour means 60 into 60 second, and it is 1000 joule per second into 3 second, how much, 3 into 10, 3 into 6 into 10 power 6 ना, यहाँ लगाया तुमने 3 इधर वो, ये होता है ना, लेकिन फिजिकली समझो, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, इफ लो डिफिनेशन लिखो, इफ an electrical appliances having 1000 power, having 1000 watt capacity, or 1 watt capacity, is used for an hour, the energy used is known as 1 kilowatt, that is 1 kilowatt, that is 1 BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ, तुम कहते हो हमारा बिल 100 यूनिट हमारे घर का बिल हुआ, 100 यूनिट मतलब क्या था, 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT। अब समझ लो तुम्हारे घर में 10 बल्ब है, चलो तुम समझो, लो तुम करो, तुम्हारे घर में 10 बल्ब है, हर का पावर 100 वाट है, ठीक है, 100 वाट है, 10 बल्ब तुमने 1 घंटा के लिए जलाया, तो कितना यूनिट जलाया, कौन बताएगा। मैंने कहा कि 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटा तक तुमने यूज किया, तो तुमने कितना खर्च किया, 1 यूनिट, ठीक है। तुम्हारा बल्ब 100 वाट का ही है, लेकिन तुम 10 वाट जला रहे हो, तो मतलब 1 किलो वाट के बराबर का सामान तुम जला रहे हो, ठीक है। कितने घंटे तक, 1 घंटे तक, कितना यूनिट खर्च किया तुमने, आधा घंटा खर्च किया, कितना यूनिट खर्च किया, तूने 5 ही बल्ब जलाया, लेकिन 2 घंटे तक जलाया, कितना खर्च किया, 1 यूनिट, ठीक है ना। तुमने इलेक्ट्रिक आयरन 1 घंटे तक इस्तेमाल किया, जिसका कि 1000 वाट उस पर लिखा हुआ है, कितना खर्चा किया तुमने, तूने 2 घंटा तक चलाया, कितना खर्चा किया, 2 यूनिट। तूने हीटर चलाया 4 घंटे तक,
1500 वाट वाला कितना यूनिट खर्च किया? 1.5 into 4 कितना हो गया? 1.5 into 4 कितना हुआ? 6 यूनिट खर्च किया। समझ गया ना? बस फिनिश चैप्टर। क्या लोड लिया कि नहीं? सेव कर लेते हैं।